हाय गाइस, आप लोगों से दोबारा मिलके खुशी हुई। चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हमारा बैंगवन बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो रोते रोते ज़मीन पर बैठ जाता है, घुटनों के बल आ जाता है और अपने दोनों हाथों से अपनी आँखों को ढक लेता है। और और एक तरीके से कहूँ तो बहुत ज़्यादा सैड था, लेकिन खुद को मजबूत दिखाने के लिए वो चिल्लाते हुए कहता है, मुझे मुझे ये मत बताओ, तुम मुझसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है? तुम सबसे बुरे हो। तुम हमेशा हमेशा इसी तरह मेरा दिल तोड़ते हो। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। और आज का चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पे हमारा जांगयांग जो कब से हमारे बैंगवान की बातें सुन रहा था, अब वो सह नहीं पाता। वो तुरंत एक पंच लेता है और हमारे बैंगवान के पेट में मारता है खींचकर, और कहता है, आर यू डन? तुम तुम क्या कर रहे हो? ये कहते उसे एक पंच मारता है और कहता है, अब तुम्हें और बर्दाश्त नहीं करना चाहता। और दूसरी तरफ हमारा बैंगवन रो रहा था और अपने पेट को पकड़ के बैठा हुआ था और थोड़ा झुका हुआ था। तब हमारा जांगयांग बैंगवांग के कंधों को पकड़ता है और थोड़ा चिल्लाते हुए कहता है, इसे ऐसे समझो कि मैं तुम्हारे लिए बहाने ढूंढ रहा हूँ, ठीक है? मैं बस आपको यह बताना चाहता हूँ कि गलती उन्हीं की है। उन्होंने ही हमें जन्म दिया और जिम्मेदारी नहीं ली, हमें छोड़ के चले गए। उन्होंने हमें जन्म तो दिया, हमें पैदा किया, लेकिन उन्होंने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई, हमें अकेला छोड़ दिया इस अनजान सी दुनिया में। ये उनकी गलती है, ना तुम्हारी गलती है, ना मेरी गलती है, ये उनकी गलती है। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये एक बहाने की तरह है जिससे तुम ये ना समझो कि जिन लोगों की मौत हुई वो तुम्हारी वजह से हुई। तुम्हारी मॉम हो या मेरी मॉम, उनकी गलती है, उनकी डेथ उनकी वजह से हुई है, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। उसके बाद हमारा जांगयांग का टोन थोड़ा सॉफ्ट होता है। वो हमारे बैंगबोंग के करीब आता है और कहता है, हमें उनके किए की वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। यानी जो भी उन्होंने किया उसकी वजह से हमें अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। यही तो हमारी ज़िंदगी है बैंगवान, दिस इज़ आवर लाइफ। फिर स्माइल करता है और कहता है, अभी भी देर नहीं हुई है। तुम्हें पता है ना, हम दोनों अपने अतीत की छायों में कैद हैं। मतलब हमने पास्ट के शैडो में कैद हो चुके हैं, इम्प्रेजेंट हो चुके हैं। हम लोग जैसे एक जेल में बंद हो, बस अपने पास्ट की वजह से। क्यों ना हम इस पास्ट के से बाहर निकल जाएं और अपने लाइफ को जिए, आज को जिए, कल को भूल जाए। जो भी हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम एक जेल में बंद है, लेकिन चाबी हमारे ही हाथों में है। हमें इस बात का एहसास नहीं था कि आज़ादी की चाबी हमारे से हमेशा से हमारे अपने हाथों में ही रही है। और फिर बैंगवन के आंसू को पूछते हुए जांगयांग उसकी आंखों में आंखें डाल के देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ फ्री में समय बिताना नहीं चाहते हो? तुम मेरे साथ फ्री में समय नहीं बिताना चाहते हो? ये कहते हुए हमारा जांगयांग बहुत प्यारे से स्माइल करता है। बैंगवन रोते हुए हमारे जांगयांग को देख रहा था और हमारा जांगयांग बहुत इस प्यारे से स्माइल करता है। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं है, उसे किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है। पहले उसे रिग्रेट था, वो सोचता था कि उसकी मॉम की मौत उसकी वजह से हुआ, लेकिन अब उसकी आंखों में ऐसा कोई भी रिग्रेट नहीं है। उसकी आंखों में कुछ रिग्रेट नहीं है, बस है तो प्यार, बस प्यार। वो उसे प्यार हो गया है हमारे मिंगजू से, तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि
उसकी क्या है, मतलब पास्ट में क्या है, वो प्रेजेंट को जीना चाहता है। वो अब हमारे मिंगजू के साथ जीना चाहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक प्लेन प्लेन जो जा रहा था, आसमान में उड़ रहा था, और हमारा बैंगवान को दिखाया था जो रो रहा था और हमारे जांगयांग को देख रहा था, जहाँ पे हमारा जांगयांग बहुत प्यार से स्माइल करता है। उसे उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत खूबसूरत पर्सन हो। हमारे बैंगवान की आंखों से हमारा जांगयांग इस दुनिया का सबसे खूबसूरत पर्सन और सबसे इनोसेंट बॉय है। वो हमारा बैंगवान कहता है, मैं तो इस मासूम और इनोसेंट बॉय को स्टैंड भी करना चाहता था। स्टैंड यानी दागदार भी करना चाहता था, यानी खराब करना चाहता था। हमारा बैंगवान जांगयांग को इतनी प्यारी सी शक्ल और इतनी प्यारी सी स्माइल के साथ इमेजिन कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके उसके आंखों के सामने कोई कोई अपना हाथ ले आता है, जिस वजह से हमारे बैंगवान की आंखों के सामने हमारा जांगयांग धीरे धीरे उसकी वो प्यारी सी स्माइल और वो प्यारा सा चेहरा, वो इनोसेंट बॉय उसकी आंखों से धीरे धीरे गायब हो रहा था। धीरे धीरे जो हमारा बैंगवान इसे रोक नहीं पाता, और एक समय ऐसा आता है कि उसकी आंखों के सामने से हमारा जांगयांग का वो प्यारा सा चेहरा बिल्कुल गायब हो जाता है। और हमारा बैंगवान बहुत सारा रो रहा था। उसकी आंखों को किसी ने ढक दिया था और उसने कहा, देखो मत, डोंट लुक, तुम्हारी आंखें हर्ट हो जाएंगी, मत देखो। ये कहते हुए हमारा बैंगवान की आंखें को भी ढक लेता है। और वो थी हमारी बैंगवान की माँ। वो कहती है, प्लीज़ 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 मत जाओ। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और कहती है, प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तब बैंगवान रोते हुए कहता है, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। इसका मतलब हमारा बैंगवान अभी भी अपने पास्ट से उभर नहीं पाया। अभी भी वो अपने पास्ट में ही अटका हुआ है और इससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने पास्ट में ही रहना चाहता है। और हमारा बैंगवान कहता है, लेकिन शायद वह कर सकता है, मतलब मैं अपने पास्ट के लाइफ से निकल नहीं पा रहा, लेकिन वो कर सकता है, यानी हमारा जांगयांग कर सकता है। अब जाकर मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों में से कोई भी नहीं बदला है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा जांगयांग जो रोशनी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हमारा बैंगवान जो काले अंधेरे की तरफ बढ़ रहा था। वो दोनों ही अपोजिट रास्ते को चुनते हैं। और हमारा बैंगवान कहता है, वह सन के प्रकाश में रहने के लिए ही पैदा हुआ था, और मैं हमेशा की तरह साए में ही चल रहा हूँ। इसीलिए तो हमारा बिछड़ना तय था, मतलब हमारा अलग होना पहले से ही तय था। वो सन लाइट में जीने के लिए ही पैदा हुआ था, और मैं शैडो में चलने के लिए ही पैदा हुआ था। इसलिए हमारा बिछड़ना तो पहले से ही अलग था, पहले से ही तय था। और हम देखते हैं जब हमारा जांगयांग हंसते हुए लाइट की तरफ बढ़ रहा था, तो पीछे से हमारा बैंगवान उसे देख रहा था गौर से। वो उसे रोकना चाहता था, पर वो अपने हाथों को वापस ले लेता है, क्योंकि वो सिर्फ हमारे जांगयांग को खुश देखना चाहता था। इसके लिए वो स्वार्थी नहीं बन सकता था, वो जांगयांग को अपने पास नहीं रख सकता था। इसलिए उसने जांगयांग को जाने दिया।
वो कहता है, मैं उसे हमेशा के लिए खोने वाला हूँ। मैं अब उसे अपने पास नहीं रखना चाहता। ये जो भी दिखाया गया, मतलब ये बहुत छोटी सी, मतलब एक मांगा की छोटी सी स्टोरी, एक छोटा सा पार्ट की तरह होगा, लेकिन ये रियली बहुत इमोशनल है। बहुत लोग इसे फील कर पाते हैं और बहुत लोग इसे सिर्फ स्टोरी मानते हैं। सच में यार, ये मांगा क्या है, इतनी इतनी फीलिंग्स इसमें डाल दिए गए हैं कि मुझे खुद एक्सप्लेन करने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस मांगा को चूज़ किया एक्सप्लेन करने के लिए। मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन तो कर पा रही हूँ ना। मैं ऐसा सोच इसलिए रही हूँ क्योंकि ये मांगा सच में काफ़ी इमोशनल है। इसमें काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स पर ध्यान दिया गया है। मतलब अगर इसे सिंपली रीड किया जाए तो इसमें कोई ज़्यादा फीलिंग्स नहीं है, या ये मांगा कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप इस मांगा को फील कर पा रहे हैं तो ये मांगा सच में काफ़ी इमोशनल है, और ये आपसे इमोशनली अटैच हो जाता है ये स्टोरी। जैसे कि ये मांगा सच में काफ़ी इमोशनल है और मुझसे काफ़ी इमोशनल अटैच हो चुका है, तो मैं इसे ख़त्म नहीं करना चाहती। वो क्या करूँ, ये मांगा ख़त्म होने वाला है। ओनली 9 चैप्टर्स बचे हैं इसके, और मैं ऑलरेडी उन 9 चैप्टर में से 1-2 चैप्टर आज एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, तो बहुत कम चैप्टर बचे हैं। ये मांगा ख़त्म होने वाला है। हाय, मैं क्या करूँ, छोड़ो, मैं कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद हमारा पेंगुइन अपने हाथों, हम अपने गाल पे रखे हुए हमारे झांग के हाथों को टाइटली होल्ड करता है और स्माइल करते हुए कहता है, मेरे पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो अपने सारे इमोशन को अपने अंदर ही दबा लेता है। वो झांग से कुछ नहीं बोलता। उसके बाद वो झांग के हाथों को छोड़ देता है और हमारे जगह कुछ समझ नहीं आता, और वो उठता है और वहाँ से जाने लगता है। और पीछे से हमारा झांग थोड़ा घबराते हुए चिल्लाते हुए कहता है, हे तुम तुम अभी ऐसा ऐसा व्यवहार क्यों क्यों करते हो? रुको, मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। बेंगवान मत जाओ। वो दौड़ के आगे बढ़ता है बेंगवान को रोकने के लिए, लेकिन उसका पैर पिल्लों पे चला जाता है और वो स्लिप कर जाता है। और वो कहता है, बकवास, और वो ज़मीन पे गिरते हुए हमारे बेंगवान का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है और कहता है, हे मेरा इंतज़ार करो। वो बेंगवान का हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन वो पकड़ नहीं पाता और वो ज़मीन पे गिर जाता है, और अपने मन में कहता है, मैंने उसे नहीं पकड़ पाया। आई डिडेंट कैच हिम। हमारा पेंगुइन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमारा जंगल कहता है, आंटी आंटी आए मैं। लेकिन आंटी बहुत पैसे स्माइल करते हुए उससे कहती हैं, मैंने तुमसे कहा था ना कि सब ठीक है, मैं उसे निपट लूँगी। अब तुम क्लास जा सकते हो। कभी कभी दोस्त आपस में झगड़ते हैं और ये ठीक है। मैं उसे मनाने में तुम्हारी मदद करूँगी। ये कहते हुए आंटी प्यारे से स्माइल करते हुए हमारी चांगेंग को क्लास भेजना चाहती हैं, क्योंकि हमारा चांगेंग नहीं जाना चाहता था। वो बेंगवान को मनाना चाहता था, लेकिन आंटी कहती हैं, तुम जाओ, मैं उसे मना लूँगी। झगड़ा तो नॉर्मल है तुम दोनों के बीच, और ये अच्छी बात है। इससे दोस्ती काफ़ी गहरी होती है। तब बेंगवान जांगेंग प्यारे से स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है आंटी, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। फिर वो कहता है, सच कहूँ तो मुझे खुद नहीं पता कि उससे कैसे निपटूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मैं उसे कैसे हैंडल करूँगा। फिर वो कहता है, अगर आप इसे संभाल नहीं सकती तो मुझे बाद में कॉल करें, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तब आंटी बाय करते हुए कहती, अभी तो शुरुआत है,
जल्दबाजी मत करो, सावधान रहना, ओके, केयरफुल। ज़्यादा दौड़ो मत क्योंकि हमारा जैंग दौड़ के जाता है स्कूल। उसके बाद आंटी उसे बाय करने के बाद वापस घर में आती हैं और बैंगवान के रूम में नॉक नॉक करती हैं और कहती है, बैंगवान, बैंगवान, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं अंदर आ सकती हूँ? फिर वो रूम के गेट से झांकते हुए कहती है, अगर तुम कुछ नहीं कहते हैं तो मैं इसे हाँ मान लूँगी, ओके, मैं अंदर आ रही हूँ। ये कहते हुए आंटी अंदर आती हैं। जब वो अंदर आती हैं तो वो देखती हैं कि बैंगवान के रूम में बहुत सारे न्यूज़पेपर पड़े हुए थे। न्यूज़पेपर, हर जगह न्यूज़पेपर। और वो वो स्कार्फ जो झांग यांग की माँ ने बैंगवान को दिया था और हमारे बैंगवान ने उसे कैंची से काट दिया था और अब हमारा बैंगवान उसे वापस ठीक कर रहा था। वो स्कार्फ को अपने हाथों से बुन रहा था। वाओ, हमारे बैंगवान को बहुत सारे लोगों ने बहुत बुरा समझा होगा, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। मैंने कहा ना, वो अपने फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पाता। वो बस उसे अपने गुस्से से अपने हक जताना आता है। उसे बस हक जताना आता है। वो दूसरों को फील नहीं करा पाता कि वो उससे कितना प्यार करता है। आंटी रूम में आते हुए कहती हैं, लगता है वो सच में अपना आप खो बैठा है, अपना आपा खो बैठा है। वो सच में अपना टेम्पर खो बैठा है, लॉस्ट कर दिया है। ये कहते हुए आंटी रूम में आती हैं और ये हमारे बैंगवान की माँ है। वैसे बाय द वे ये हमारे बैंगवान की माँ है क्योंकि इन्होंने बैंगवान को गोद लिया है और उससे पाला है। और आपको तो पता ही, पैदा करने से बड़ा पालना होता है और जो माँ अपने बच्चे को पालती हैं वही माँ बहुत महान होती है। और ये सच में बैंगवान से बहुत प्यार करती हैं। ऐसी माँ सबको मिले। ये सौतेली माँ, सब कहती है सौतेली माँ बहुत बुरी होती है, पर ये तो किसी गॉड से कम नहीं है। सच में ये झांग यांग से कितना प्यार करती हैं और बैंगवान से भी। रियली ये बहुत अच्छी पर्सन है। और फिर वो आती हैं और न्यूज़पेपर को लेते हुए कहती हूँ, लेकिन उसने इतने सारे न्यूज़पेपर क्यों जमा किए? क्या वे सभी एक जैसे हैं? हाँ। फिर वो न्यूज़पेपर को लेके रीड करती हैं जहाँ पे लिखा था, शॉकिंग न्यूज़, चौंकाने वाली खबर। एक 6 साल का लड़का अपने पेरेंट्स के बॉडीज़ के साथ पूरे 1 हफ्ते तक घर में रहा जब तक कि एक पड़ोसी ने उसे नहीं ढूंढ लिया। कहा जाता है कि दोनों डेड पर्सन के बीच फाइटिंग हुई थी। उनके बच्चे को पूरा यकीन था कि उसके पेरेंट्स सिर्फ सो रहे थे। महिला ने यानी वुमेन ने मदद के लिए स्ट्रगल किया, लेकिन अंत में खून बहने से उसकी मौत हो गई। ये सब पढ़ने के बाद बैंगवान की माँ यानी आंट की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है ये और बहुत घबराने लगती हैं। उसके बाद हमें हमारा बैंगवान दिखाया जाता है जो जिसने अपनी नस काट ली थी। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और उसने अपनी नस काट ली। वो मन में कहता है, अब मेरे पास कोई मौका नहीं बचा, मेरे पास अब कोई चांस नहीं बचा। और उसके हाथों से बहुत सारा खून बह रहा था, बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। वो रोते हुए अपनी आँखों को बंद कर लेता है, जैसे उसने अपने मौत को एक्सेप्ट कर लिया हो। और वो कहता है, यह बात है। तभी कोई कहता है बैंगवान, और बैंगवान की आंखें खुल जाती हैं। जब वो देखता है तो उसे धुंधला सा चेहरा दिखा जाता है। उसे लगता है झांग यांग है, तो वो कहता है झांग यांग, लेकिन सामने आंट थी। आंट कहती है रोते हुए, बैंगवान। और हमें दिखाया जाता है कि बैंगवान अपने बेड के नीचे है, यानी बिस्तर के नीचे। और
और बताया जाता है आखिर वह वही क्यों है। बैंगवान कहता है आखिर वो वही क्यों है। वो रोते हुए अपने आँखों को बंद करने लगता है। वो खुद को छुपाने लगता है और कहता है नहीं, मेरी तरफ मत देखो। मैं 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 बहुत बदसूरत हूँ, मेरी तरफ मत देखो। ये कहते हुए बैंगवान रोने लगता है और फिर वो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। और हमें दिखाया जाता है कि आंट उसे उठाने की कोशिश करती हैं, उसे अपने कंधों पे लेती हैं और रोते हुए कहती हैं सब ठीक हो जाएगा, हम जल्द ही हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। बैंगवान क्या तुम मुझे सुन सकते हो? बैंगवान बै, बैंगवान बैंगवान जाग जाओ, सो मत जाओ प्लीज़। बैंगवान जाग जाओ। बैंगवान बै, बैंगवान बैंगवान उसके बाद हमें हमारा छोटा बैंगवान दिखाया जाता है जो कन्फ्यूज़ होते हुए पीछे मुड़ता है, क्योंकि उसे ऐसा फील होता है कि कोई उसे बुला रहा है। तब वो पीछे मुड़ते हुए कहता है लगता है कोई मुझे बुला रहा है। समवन कॉलिंग मी। क्या मैंने इसे गलत सुना? यहाँ कोई नहीं है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक टूटी फूटी एक गली जहाँ से हमारा बैंगवान जा रहा था। लिटिल बैंगवान अपने मन में कहता है क्या आपको बचपन भी मेरी तरह भयानक अनुभव से गुजरा है? मुझे कहीं भी स्वीकार नहीं किया जाता था, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स भी उस समय मुझसे नफरत करते थे। इस समय बैंगवान अपने पास्ट लाइफ को याद करा था और हमारे जांगिंग की बातों को भी, जहाँ पे जांगिंग ने अपने बचपन को और हमारे जांगिंग के बचपन को कंपेयर किया था, बताया था कि हमारा बचपन एक जैसा है। अब हमें जहाँ हमारे बैंगवान का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे बैंगवान का बचपन भी बहुत पेनफुल है, जहाँ पे बैंगवान बहुत सारे बच्चे जो आपस में खेल रहे थे और बैंगवान उन्हें देख रहा था। वो उन्हें देखते हुए अपने मन में कहता है जब मैं बच्चा था तब मुझे बस एक दोस्त चाहिए था। और वो उन्हें देख रहा था, लेकिन वो बच्चे एक कैन को उठाते हैं और खींच के हमारे बैंगवान की तरफ फेंकते हैं, जिस वजह से बैंगवान के सर पे लगता है। और वो बच्चे कहते हैं हे सीधा निशाने पर, वाओ। वो हंसने लगते हैं। फिर वो कहता है वियर्ड, कितना अजीब है। अरे तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो? मेरे पेरेंट्स ने मुझे उससे खेलने से मना किया क्योंकि उसका पूरा परिवार पागल है और उससे हमेशा मछली जैसा गंध आता है। मेरे पेरेंट्स ने उसके साथ खेलने के लिए मना किया है क्योंकि उसका पूरा फैमिली क्रेजी है और उसके अंदर से फिश जैसा स्मेल आता है। और ये सारी बातें बैंगवान सुन रहा था और उसे गुस्सा आता है और फिर वो उस कैन को अपने हाथों में लेता है और चिल्लाते हुए कहता है तुम पागल हो। मैं पापा से कह दूंगा कि वे तुम्हें फिश ना बेचें ताकि तुम्हें खाने को कुछ ना मिले। ये कहते हुए खींच कर वो कैन को मारता है नीचे। और उसके बाद वो मन में कहता है मैं हर दिन प्रे करता था, प्रार्थना करता था कि मेरे पेरेंट्स मुझे थोड़ा सा भी पसंद करने लगे। और हम देखते हैं वो चींटियों को देख रहा था, फिर एक एक करके वो अपने हाथों से उन चींटियों को मार रहा था और बार बार एक ही चीज़ कह रहा था, सिट 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 सिट। वो उन चींटियों को मार रहा था और बाबा कहता है सिट सिट। फिर वो कहता है जांगयांग तुम सिली हो। मैं बस एक बहुत बुरा इंसान हूँ। मैं एक टेरिबल पर्सन हूँ। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मुझसे नफरत करते हो। तुम्हारे अलावा तुम्हारी बात अलग है।
मैं अभी किसी को माफ़ नहीं करता जिसने मुझे चोट पहुंचाया हो, इंक्लूडेड माय पेरेंट्स, इंक्लूडेड मैं। मतलब चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो या चाहे मैं खुद हूँ, मैं कभी उन्हें माफ़ नहीं करूँगा। बिकॉज क्योंकि उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बचपन का हमारा लिटिल जांगिया, जहाँ पे बहुत सारे खून, बहुत सारे प्लेट टूटे हुए, बहुत सारे मछलियों की हड्डी और एक एक बैट, एक डंडा, और नीचे हमारा बैंगवान, खून से लथपथ छोटा लिटिल बैंगवान। ओ माय गॉड, इतनी इतनी छोटे से बच्ची को कोई कैसे कैसे मार सकता है। पेंगुइन कहता है माफ़ करना वाकई बहुत बहुत दर्दनाक होता है। किसी को माफ़ करना, किसी को फॉरगिव करना सच में बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि उसे मारने वाला पर्सन कोई और नहीं, उसका खुद डैड था जिसने उसे बहुत मारा था। और वो कहता है सच में किसी को फॉरगिव करना पेनफुल होता है। एक छोटे बच्चे को कोई इतना कैसे मार सकता है। तब सामने से कोई कहता है तुम खुद क्यों नहीं मर गए, मतलब तुम क्यों खुद नहीं मर गए। मतलब वो उसका डैड कह रहा है तुम मर जाओ, तुम खुद मर जाओ। ये कहते हुए वो चला जाता है और कहता है वाई। और तब बैंगन उसे जाते हुए देखता है और उठते हुए कहता है मॉम, और रोते हुए मॉम की तरफ जाता है, जहाँ पे उसकी मॉम को भी बहुत चोट लगी थी। उसके मॉम को भी उसके डैड ने बहुत मारा था। बैंगवन कहता है माँ उठो, क्या तुम ठीक हो माँ। और बैंगवन की माँ जमीन पर खून से लथपथ वो रो रही थी। उसके बाद वो उठती हैं खुद को संभालते हुए। तब बैंगवन कहता है माँ चलो यहाँ से निकल जाते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं। ऐसे एक ऐसी जगह जहाँ डैड ना हो, ताकि हमें अब और मार ना पड़े। चलो माँ हम यहाँ से भाग जाते हैं, जहाँ पे डैड ना हो और हमें वो मार ना पाए। तब बैंगवन की माँ कहती है हम ऐसा नहीं कर सकते इंग। हमारे बैंगवन का नाम इंग है, उसकी माँ हमारे बैंगवन को इंग बुलाती हैं। तो वह कहती है ऐसा नहीं कर सकते इंग। टिंग 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 तो पहले ही जा चुकी है। हम डैड को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। टिंग टिंग हमारे बैंगवन की बहन है जिसकी मौत हो चुकी है। बैंगवन रोते हुए कहता है लेकिन इससे बहुत बहुत दर्द होता है माँ बहुत हर्ट होता है। तब बैंगवन की माँ अपने बच्चे को हक कर लेती हैं और कहती हैं डैड पहले ऐसे नहीं थे, उनका समय बहुत खराब बीता है और वे अभी तक उससे उभर नहीं पाए हैं। यानी वो अपनी बेटी के मौत से उभर नहीं पाए, बाहर नहीं आ पाए हैं। जब उसे हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तब हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। यानी अपनी बेटी की मौत को देखने के बाद बैंगवन के डैड का मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो गए उनकी, और उनकी माँ यानी बैंगवन की माँ अपने पति से इतना प्यार करती हैं कि वो उसे समझती हैं कि वो पहला ऐसा नहीं था, वो बस ऐसा हो गया है। और जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तब मैं उसे छोड़ नहीं सकती। प्यार हो तो ऐसा, इतना मार खाने के बाद भी और अपने बच्चे को इतने दर्द में देखने के बाद भी वो अपने पति को छोड़ने को तैयार नहीं है। तब बैंगवन गुस्से में अपनी माँ को पुश करता है और रोते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे उससे नफ़रत है। मुझे ऐसे डैड से नफ़रत है। दूसरे बच्चों के पिता, दूसरे बच्चों के डैड बदबूदार क्यों नहीं होते, उनके अंदर से बदबू क्यों नहीं आती। ये शराब पीकर अपने बच्चे को क्यों नहीं पीटते। मेरे डैड ही अकेले ऐसे हैं
जो जो ऐसा करती हैं। मुझे 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 यहाँ से नफ़रत है। मैं तुम दोनों से नफ़रत करता हूँ। तुम और डैड दोनों 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 चाहते हो कि मेरी मेरी बहन की जगह मैं मर जाता। मैं मर जाता, मेरी बहन की जगह मैं मर जाता। और ये कहते हुए वो अपनी माँ को पुश करने लगता है, क्योंकि उसकी माँ ने हक किया था। ये सारी बातें सुनकर पेंगुइन की माँ शॉक थी। वो कहती है, नहीं, मेरी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो इंग। वो अपनी माँ से छूटने की कोशिश कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। तब तब पेंगुइन की माँ कहती, इंग इंग ऐसा नहीं है। तुम तुम भी तुम भी मेरी सबसे सबसे प्यारे बच्चे हो, बिल्कुल टिंग टिंग की तरह। ऐसा ऐसा मत सोचो। तुम दोनों में से किसी के भी किसी को भी मरने मरने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। तुम दोनों में से किसी को अगर मरना मरना हो तो मैं मर जाऊं, तुम दोनों नहीं। फिर वो रोते हुए कहती हैं, फिर बैंगवन रोते हुए कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम दोनों मुझसे नफरत करते हो। मैं क्यों नहीं मरा? मैं क्यों नहीं मरा? मैं मैं क्यों नहीं मरा? तब तब बैंगवन की माँ रोते हुए कहती है, नहीं नहीं बैंगवन, अच्छे अच्छे बच्चे बनो और मेरी बात सुनो। अच्छे बच्चे बनो और मेरी बात सुनो। डैड डैड वो हमें इसीलिए पीटते हैं क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। माँ भी तुमसे बहुत प्यार करती है। यदि यदि तुम मर जाओगे तो अगर तुम मर जाओगे तो माँ भी तुम्हारे बिना नहीं जी पाएगी। क्या क्या तुम माँ को इस हालत में नहीं छोड़ सकती? प्लीज़ इधर इधर आओ, मेरे प्यारे। यह जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। एक बार जब तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी तो तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगा। मैं नहीं चाहता। माँ प्लीज़ ऐसा मत करो। फिर मन में फिर हमें बैंगवन की आंखों में दिखाया जाता है, जहाँ पे बैंगवन की माँ के हाथों में नाइफ था। यानी धीरे धीरे बैंगवन की माँ का भी मेंटली उन्हें भी मेंटली इलनेस हो रहा था। और पेंगुइन की आंखों में हमें साफ दिखाया जाता है कि पेंगुइन के माँ के हाथों में नाइफ था। तब अब पेंगुइन कहता है अपने मन में, मैं तुम्हें इसलिए पीटा क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और यही प्यार है। मतलब जब पेंगुइन झांग यांग को परेशान करता था, इसका मतलब वो झांग यांग से प्यार करता था, और ये उसका तरीका था अपने प्यार को दिखाने का। हाँ, सच में यार, दुनिया में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अपने बच्चे को इतना मार सकते हैं। और फिर हमें हमारा पेंगुइन बताता है एक हिंसक डैड जिससे शराब पीना पसंद था और जुआ खेलना। एक डरपोक माँ जिसने मेरे डैड का साथ दिया, कोई बात नहीं की। यह एक बहुत ही अब नॉर्मल फैमिली था, लेकिन हर हफ्ते कुछ दिन ऐसे ज़रूर होते थे जब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होता था। एक नॉर्मल डैड तो मुझे देखकर मुस्कुराते थे और मेरे लिए स्नैक भी लाते थे। मैं उस समय सचमुच बहुत खुश था। और हमें दिखाया जाता है जहाँ पेंगुइन की माँ, पेंगुइन के डैड और पेंगुइन की सिस्टर। पेंगुइन कहता है, मुझे लगता है शायद यही वजह है कि माँ ने उसे कभी नहीं छोड़ा। अगर मेरी बहन कभी भी वहाँ होती तो बेहतर होता। मेरी बहन अगर अभी भी हमारे साथ होती तो ये बेहतर होता। इस तरह मैं उसे
अपने हिस्से का स्नैक्स दे सकता था। दरअसल मुझे धीरे धीरे उसका चेहरा इतने अच्छे से याद नहीं रहा, लेकिन माँ ने कहा कि हम दोनों काफ़ी हद तक एक जैसे दिखते थे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बेंगवान की सिस्टर और बेंगवान साथ में थे, जहाँ पे बेंगवान स्नैक्स को देखता है। और फिर हमें बताया जाता है, बेंगवान बताता है, मुझे मुझे उसकी सिर्फ एक ही याद आ रही थी, वो भी स्टील की टुकड़े टुकड़े की तरह। फिर वो स्नैक्स को देखता है और अपनी सिस्टर से कहता है, बहन सिस्टर, क्या ये डिलीशियस है? मुझे नहीं पता, मैंने इसे कभी नहीं खाया। तुम चाहते हो एक? हाँ बहन, सिस्टर एक दिन तुम्हारे लिए इसे खरीद देगी। फिर हमें हमारा बैंगवान बताता है, एक दिन वह चुपके से एक कंस्ट्रक्शन साइट पर चली गई। वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया और मेरी बहन मलबे के नीचे दबकर उसकी मौत हो गई। माँ ने बताया कि बहन के हाथ में एक स्टील की छड़ी थी। वह उसे 1.5 युआन में बेच सकती थी, जबकि तालगुआन की एक माला की कीमत 3 युआन थी। और मुझे मत बताना, प्लीज़ मुझे मत बताना। उसकी बहन वो स्टील की छड़ी लेने गई थी, उसे बेचकर अपने भाई के लिए वो स्नैक खरीदने के लिए। क्या ये सही है? मतलब उसकी बहन ने अपने भाई के लिए स्नैक खरीदने के लिए वो गई और वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। और फिर बैंगवान बताता है, और वह पल भर में चली गई। मैंने उस साल अपने बाल लंबे कर लिए थे। और हमें दिखाया जाता है कि बैंगवान अपने बाल को नीचे गिरे हुए पानी में देख के बांधने की कोशिश कर रहा था। और वो कहता है, मैं जब भी अकेला होता था चुपके से चोटी बांध लेता था। मुझे डर था कि मेरे पेरेंट्स मुझे इस हालत में देखकर दुखी होंगे, लेकिन मुझे वह सिर्फ इसी रूप में याद रहती थी, यानी अपनी सिस्टर को याद करता था। जब अपने बालों को बांध लेता था तब वो बिल्कुल अपनी सिस्टर की तरह दिखता था। फिर बैंगवान नीचे पड़े हुए पानी में खुद को देखते हुए कहता है, सिस्टर। और फिर वो कहता है, मेरे पास भी एक बार एक बहुत ही प्यारा पप्पी था। मैंने उसे लिटिल सनशाइन कहा, क्योंकि जिस दिन उसने मुझे बचाया था उस दिन धूप खिली हुई थी। वह मेरा छोटा हीरो था। और हमें दिखाया जाता है क्यूट सा पप्पी, जिसे हमारा बैंगवान लेता है और कहता है, मैं यहाँ हूँ। और पप्पी भौ भौ करता है और उसके बाद बैंगवान उससे कुछ खिलाता है, तो पप्पी भौ भौ करता है। तब हमारा बैंगवान उसे हक करते हुए कहता है, उस दिन उस बड़े डॉग को भगाने में मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। तब पप्पी भू भू करता है। तब हमारा बैंगवान कहता है, मुझे माफ़ करना, लेकिन डैड को पप्पी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें घर नहीं ले जा सकता। जब वो गुस्सा होते हैं तो बहुत डरावने हो जाते हैं। मुझे डर है कि वह तुम्हें मार देंगे। तुम्हें यहाँ अच्छे से छिपना होगा और पकड़े जाने से बचना होगा। मैं खाना लेकर आता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूँगा। तुम्ही मेरे एक लौते दोस्त हो। उसने पप्पी को अपना फ्रेंड बना लिया था, क्योंकि रियल लाइफ में उसका कोई फ्रेंड बनना नहीं चाहता था। पप्पी भी वो करता है। तब जहांग यांग अपने नोज़ को पप्पी के पास लेकर आता है। तब पप्पी उसके नोज़ को लिक करता है। तब बैंगवान हंसते हुए कहता है,
मुझे मुझे पता था कि तुम मुझसे तुम मुझसे यही वादा करोगे। तुम सबसे बेहतरीन हो, मेरे नन्हे मेरे नन्हे सनशाइन, लिटिल सनशाइन। उसके बाद रात हो जाती है और बैंगवन उसे छोड़ के चला जाने लगता है। बेचारा पप्पी वो अकेले डर रहा था। तब तब हमारा बैंगवन जाते हुए कहता है, कहीं मत जाओ, मैं कल तुम्हारे लिए खाना खाना लाऊंगा। और हमारा जांग बैंगन वहाँ से चला जाता है, लेकिन पप्पी वो करता है और वो वहाँ से आने लगता है, वो वहाँ से निकलता है, नीचे आता है और हमारे बैंगन के पीछे भागने लगता है। और बैंगन को नहीं पता कि पप्पी उसे फॉलो कर रहा है। तब बैंगन हमें बताता है, लेकिन अगर अगर समय को पीछे मोड़ा जा सकता तो तो मुझे सच में उम्मीद है कि लिटिल लिटिल सनशाइन मुझसे कभी ना मिला होता। और हमें दिखाया जाता है कि बैंगवन अपने घर में आया और वो वहाँ पर अपने डैड के बाइक को देखते हुए कहता है, डैड घर पर आ चुके हैं, डैड ऑलरेडी घर पर है। और तभी तभी उसे घर में से आवाज़ आने लगती है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम बदल जाओगे, फिर से दुआ दुआ फिर से तुमने जुआ क्यों खेल रहे हो? तुमने सारे पैसे चुरा लिए, अब हम क्या खाएंगे? मेरे मेरे पैसे वापस करो। बस करो, धिक्कार है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब करना चाहता हूँ? अगर हमने तुम्हारी माँ के इलाज में अपनी सारी बचत खर्च ना की होती तो हम इस गंदी जगह में नहीं रह रहे होते। और अंदर से बहुत आवाज़ आ रही थी। बैंगवन की डैड कहते हैं, मैं कॉलेज में ग्रेजुएट था, फिर यहाँ मछली बेचने का काम क्यों कर रहा हूँ? यह बात तुम्हारी वजह से है। जोर से और बैंगवन की माँ जोर से रो रही थी। तब बैंगवन का डैड कहता है, और मेरे पिताजी, उन्होंने मुझे अकेले पाला पोसा, फिर भी मैं उन्हें बचा नहीं सका। तो फिर तुम दोबारा प्रेग्नेंट क्यों हो गई? अगर मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा होता तो। ये कहते हुए दोनों काफ़ी फाइटिंग कर रहे थे। तब जांगिंग की माँ कहती, ओह मुझे बहुत खेद है, आई एम सॉरी। और हमें दिखाया जाता है कि बैंगवन के पेरेंट्स के फ़ोटो जो गिरकर उसमें दरार आ गई थी। तब जंगिंग के डैड कहते हैं, तुम्हारी माँ को कैंसर था, यह लाइलाज था, इसका कोई इलाज नहीं था। मेरे पिताजी को केवल सेप्सिस हुआ था, जो ठीक हो सकता था। उन्हें डर था कि यह कोई गंभीर बात है और उन्होंने मुझे बिना बताए घर पर ही मरने का इंतज़ार किया। क्यों तुम ही बताओ क्यों? आई एम सॉरी। बैंगवन की माँ बार बार कह रही थी, आई एम सॉरी। और हमारा बैंगवन ये सारी बातें सुन रहा था, वहीं पर अपने कान को बंद करके बैठा हुआ था। और बैंगवन कहता है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। और तभी हमें पप्पी दिखाया जाता है, जो भू भू करते हुए हमारे बैंगवन के पास आ जाता है। और आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाएगा कि बैंगवन ऐसा क्यों कह रहा था कि काश अगर मैं टाइम ट्रेवल कर पाता या समय पीछे हो पाता तो मैं चाहता कि मैं सनशाइन से कभी नहीं मिल पाता। ऐसा क्यों बैंगवन तो अपनी पप्पी से बहुत प्यार करता था, तो ऐसा क्यों? अब मैं आपको बता दूं कि उसके डैड का मेंटली हालत ख़राब हो गया। वो क्यों अपने बच्चे को मारता था और उसने क्यों कहा कि तुम क्यों नहीं मर गए? मतलब उसकी बेटी, वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और जब उसकी बेटी मर गई तब उसे बहुत दुख हुआ, उसे सदमा लग गया और उसकी मेंटली हालत ख़राब हो गई। और
और वो बैंगवान को इसीलिए मारता है क्योंकि 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 अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। और रही बात बैंगवान की बहन की, तो बैंगवान की बहन अपने अपने भाई के लिए, यानी जैसा कि बताया गया कि ये काफ़ी गरीब थे, तो 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 अपने भाई को स्नैक्स लेना चाहती थी, दिलाना चाहती थी, पर उसका पैसे नहीं थे। तो वो कंस्ट्रक्शन साइट पर गई, वहाँ पर जैसे लोहे का स्टिक होता है उसे लेकर जैसे वो बेच ली, और जो पैसे मिले उससे वो अपने भाई को स्नैक्स खिला पाए। लेकिन क्या हुआ, वो वहाँ पर मर गई। अब बैंगवन ने बताया कि उस रॉड की कीमत 1.5 युआन थी, लेकिन उसके मरने के बाद जो माला खरीदा गया उस पे चढ़ाने के लिए वो वो 3 युआन की थी। और उसने तब से अपने बाल लंबे कर लिए, क्योंकि वो अपने बहन को भूलना नहीं चाहता था। जब जब कोई नहीं होता था तब वो अपने बाल को अपने बहन की तरह बांध लेता था, और जब वो खुद को देखता था तब उसे अपनी बहन दिखती थी, और इससे वो खुश रहता था। और एक दिन उसे पप्पी मिला, और उसने उस पप्पी को फ्रेंड बना लिया। बैंगवान की कहानी सच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा टेरिबल, इतना ज़्यादा सैड, बिल्कुल जांग यांग की तरह। सच में जांग यांग और बैंगवान की स्टोरी काफ़ी हद तक सेम है। उसके पेरेंट्स भी ऐसे ही थे और जांग यांग के पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं। और छोड़ो, नेक्स्ट एपिसोड में आपको वैसे ही सब कुछ दिख जाएगा, पता चल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मेरी वॉइस कहीं ना कहीं अटक गई होगी, ख़राब आई होगी थोड़ा, तो प्लीज़ माफ़ करना। ओके, और चलिए नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। और हाँ, मुझे आज बहुत प्यारा सा कमेंट मिला, किसी ने बताया कि मेरी वॉइस बहुत अच्छी है और मुझे अपना ख्याल रखना चाहिए। मुझे बिल्कुल भी खुद के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि मेरी वॉइस ख़राब है, तो उसने बोला नहीं, खुद की वॉइस को ख़राब मत बोलो, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है और आप खुद से प्यार करो। मुझे उसका कमेंट रीड करके बहुत अच्छा लगा, मैं सच में बहुत हैप्पी हूँ। और उसने मेरी तबीयत का भी ख्याल रखना। उसने कहा कि आपकी तबीयत ख़राब है, तो मैं विश करती हूँ कि आपकी तबीयत ठीक हो जाए। मुझे सच में उसके कमेंट को रीड करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मेरे सब्सक्राइबर्स। आपके कमेंट को रीड करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं वीडियो जल्दी लाती हूँ। सच में मुझे उसकी कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच डियर। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे, बाय बाय। उम्मीद करती हूँ आपका दिन और आपका पूरी लाइफ खुशियों से भरा हो। बाय बाय।